सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे मेरी हिंदी थोड़ी ढीला है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। जहाँ तक हो सकता है मैं हिंदी में बात करूँगी, नहीं तो आई विल डेफिनेटली ऐड अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश टू इट। एंड मैं सभी को पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अवसर दिए यहाँ आकर आप सभी से बात करने का। तो मैं सभी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, जिले का अध्यक्ष हो, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और जैसे आप सबको पता है, 2 दिन पहले श्रीमती निर्मला सीतारामन जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वो बजट पेश किए थे पार्लियामेंट में, और ये उनके 7वां बजट है। तो मैं पहले उनको अभिनंदन देती हूँ कि consecutively the 7th time she has presented the budget in the parliament, which is not a small achievement. So पहले मैं उनको अभिनंदन देती हूँ। और जो पार्लियामेंट में हुआ, बजट को लेकर बजट पॉलिटिक्स किया गया है। अभी जो पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रही, पर किसी ने बजट के अंदर बजट का जो महत्व है उनके बारे में किसी ने वैसा तो ठीक तरह से बात नहीं की, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि द बजट हैज़ अ लॉट टू ऑफर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एंड जितने भी वर्ग अब तक जो अनदेखी किए गए थे उन सभी को टू डू गुड फॉर देम, बहुत कुछ इस बजट में सम्मिलित किया गया है। और हमें पहले इस विषय को मानना बहुत ज़रूरी है कि जब पूरे विश्व में एक तरह का अनसर्टिनिटी और एक तरह की डिसरप्शन जो चल रही है, उसके बावजूद हमारा भारत देश स्टैंड्स आउट लाइक अ शाइनिंग स्टार। एंड ये कैसा मुमकिन हुआ? विगत 10 वर्षों में जो भी नीतियां हमारी एनडीए सरकार ने लेके आए थे, और हर वर्ग को वेलफेयर देते हुए उनके आगे लेके जाना है, जो इसको लेकर जो काम हुआ है, उसकी वजह से हमारी भारत देश स्टैंड्स आउट लाइक अ शाइनिंग स्टार। इफ यू लुक एट द जीडीपी ग्रोथ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, इट इज ओनली 3%। केवल 3% ही विश्व की जो बढ़ोतरी है वो है। पर इफ यू लुक एट इंडिया, our GDP is anywhere between 7 to 8%. And this is not what our organizations have said. This is what international organizations have said. So it carries a lot of weight when international organizations unbiasedly say that India is on the trajectory of growth, and her growth would be anywhere between 7 to 8%. And how have we achieved it? Because of the various decisions that have been taken by Shri Narendra Modi ji's government and the programs that Shri Narendra Modi ji has brought forward. If we go back a little bit into history, we should all remember that Narendra Modi ji had said that क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, गरीबी क्या है मैं पहचानता हूँ, इसलिए जो भी मैं निर्णय लूंगा या नीतियां बनाऊंगा वो पूरे के पूरे गरीबों को लेकर ही मैं करूंगा। सो दैट वाज व्हाट ही हैड सेड, एंड वैसे ही ऑल द प्रोग्राम्स दैट और द डिसीजंस हैव बीन टेकन कीपिंग द गरीब दबके हुए जो लोग हैं हमारे समाज में, उनको लेकर अब तक नीतियां बना के लेके आए, जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी तरह से आगे बढ़ पा रहे हैं। इंटरिम बजट जब निर्मला सीतारामन जी प्रेजेंट कर रही थी, तो उन्होंने कहा 4 पिलर्स है जो हमारे देश की बढ़ोतरी के लिए बहुत बहुत अहमियत रखते हैं, और वो है देश के गरीब, महिला, युवा और किसान। These are the 4 pillars on which we will have to focus. This is what Shri Nirmala Sitharaman ji had said when she was presenting her interim budget. Now, इस budget में क्या है? She had explained what she would do for all of these 4 sections in the budget that she had presented in the parliament about 3 days ago. If we look at women, me being a woman, I think I will start with women. The allocation in the budget for women is around 3 lakh crore. 3 लाख करोड़ का आवंटन करते हुए निर्मला सीतारामन जी यही बताई थी कि हम
महिलाओं के लिए हॉस्टल्स बनाएंगे, क्रेशेस बनाएंगे, पर इसके ऊपर एक और भी महत्व अंश को लेकर उन्होंने जोर दिए थे, वो था स्किलिंग ऑफ वुमेन. She said we will spend on hostels, creches and most importantly skilling of women. Agar we go back a little and we see what is the percentage of women in the women force. Why is this important? Why is this skilling important? अगर हम एक बार देखेंगे तो हमारे भारत देश में जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है. और बार बार हर एक सर्वे ने यही बताया था कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो हमारी बढ़ोतरी भी बहुत अच्छी तरह से हम बढ़ोतरी भी कर सकते हैं. So there is a correlation between women participation in the workforce and our GDP growth. This has been over and over emphasized by many of these surveys that have been done. So that is why the skilling of women is very, very important so that they come into the workforce. And the participation of women should improve in the workforce. Even as I talk now, अब भी जब मैं बात कर रही हूँ तो महिलाएं हैं जो वर्कफोर्स में आ रहे हैं, पर उनके प्रति देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है. That is the reason why, keeping in mind the correlation between women participation in workforce and the growth of the country, there has been emphasis laid on the skilling of women. Not only that, बार बार नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बार महिला सशक्तिकरण पर जोर दिए थे. जैसे आप शौचालय का निर्माण ले लीजिए, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 4 करोड़ घर पूरे देश में उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, 60% ऑफ द हाउसेज आर ऑन द वुमेन नेम. उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया, वो भी महिलाओं की हेल्थ को लेकर उसको नजर में रखते हुए ऐसा एक निर्णय लिया गया था. अभी भी देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, इंटरिम बजट में यही बताया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्वयं समूह जो होते हैं, उनको केवल एसएचजीज तक ही सीमित नहीं रखना है, उनको एमएसएमईज में परिवर्तन करना है. यानी कि वुमेन आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम सर्विस टू प्रोडक्शन. ये एक बहुत बड़ी निर्णय है. और यही नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देकर उनको ड्रोन दीदी भी बनाए हैं ताकि वो खुद अपना कमाई she can earn as well as she can play a very important role in the growth of the country. So ये सब निर्णय महिला सशक्तिकरण को महत्व देते हुए और महिला की भूमिका केवल घर तक न सीमित हो, उनको डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में, ग्रोथ ऑफ द कंट्री में वो भी एक हिस्सा बने, वो भी भागीदारी बने, ये निर्णय लिया गया है. सो आई थिंक वी मस्ट ऑल वेलकम द फैक्ट दैट देयर हैज बीन अ ह्यूज एलोकेशन ऑफ 3 लाख crores that have been given to women. Now suppose we look at youth. हमारे देश में 50% हमारी जो आबादी है वो 25 आयु के अंदर है और 65% of our population is under 35 years of age. यानी कि जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो हमारे पॉपुलेशन में ज्यादा है. और अगर हमें अब तय करना पड़ेगा कि ग्राफिक डिविडेंड जो है ये बून बनेगा, यानी कि आशीर्वाद बनेगा, नहीं तो कर्स बनेगा, बेन बनेगा. हमें तय करना है कि डू वी कन्वर्ट दैट डिविडेंड इनटू अ बून और अ बेन. पर नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट ने तय किए कि इसको हमें बून में कन्वर्ट करना है. हमारे पास जितनी युवा आबादी है वो केवल नॉट ओनली आवर नेसेसिटीज, बट अगर हम उनको स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं तो हमारे नेसेसिटीज के अलावा वो पूरे विश्व की जो नेसेसिटीज है उसको भी वो भरपूर कर सकते हैं.
So that is why it has been said that 20 lakh young people will be given relevant skill training, and हमारे देश में 1000 पहले, just to begin with, 1000 ITIs को भी upgrade करेंगे. So why are we upgrading the ITIs? ताकि हम skill का जो ट्रेनिंग देना है हमारे युवा को दे, ताकि वो, तो आज इंसेंटिव्स दिया जा रहा है वहां के लोगों को कि भैया आप और भी बच्चे पैदा करो, बट वी डोंट हैव टू, वी हैव दैट ब्लेसिंग, वी हैव अ बून. सो उसको वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्ट्रेंथ फॉर आवर कंट्री. और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि टॉप 500 कंपनीज में हमारे जो युवा होंगे उनको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा. अगर ऐसे देते हैं तो वहां के जो स्किल्स है ये हमारे बच्चे सीख भी लेंगे, और इसके साथ साथ देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्रॉस सेक्टर इंटर्नशिप, यानी कि केवल एक कंपनी के जो स्किल्स मांगती हैं वहां तक सीमित न होते हुए और भी जो इंडस्ट्रीज है जो स्किल वो चाहते हैं उस पे भी हमारे बच्चों को ट्रेनिंग मिल सकता है, और द गैप बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस शैल बी कवर्ड. सो देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस. नॉट ओनली दैट, ये भी बताया गया कि हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनको एजुकेशन लोन दिया जाएगा अप टू 10 लाख रुपीज, एंड इंटरेस्ट पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा. नाउ व्हाई इज दिस सो? इसको भी हमें समझना चाहिए. हमारा जो ट्रांजिशन है हाई स्कूल से हायर एजुकेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रॉप आउट बिटवीन द हाई स्कूल एंड द हायर एजुकेशन. तो टू प्रिवेंट दैट ड्रॉप आउट एंड टू एनकरेज पीपल टू ट्रांजिट इनटू हायर एजुकेशन. तीसरी बात है गरीब और मिडिल क्लास. बहुत बार यही बात होती है कि या गरीब को दे गेट ऑल द बेनिफिट्स, नहीं तो दी वेल्दी आर एबल टू बेनिफिट, मिडिल क्लास इज आउट ऑफ इट. बट इस बार अगर देखोगे इंटरम बजट में भी बताया गया और इस बजट में भी ये एम्फेसिस दिया गया कि दे विल बी 10 लाख करोड़ for the construction of 3 crore houses, both for the poor as well as for the middle class. और साथ साथ में ये भी बताया गया कि रेंटल अकोमोडेशंस जो है इस पे भी जोर दिया गया है. रेंटल अकोमोडेशंस भी बनाए जाएंगे और उसके साथ साथ डॉर्मेट्रीज भी बनाए जाएंगे. डॉर्मेट्रीज ये जो तो ये केवल सुविधा की बात नहीं है बल्कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की बात हुई है. सो वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट ये जो घर बना रहे हैं ये मिडिल क्लास के लिए भी है और इवन फॉर द पुअर, एंड मोर पर्टिकुलरली लुकिंग एट द माइग्रेशन. अभी अगर हम देश में देखोगे तो पिछले साल यानी कि 2023 में जब देयर वाज अ सर्वे, तो उसमें ये उभर कर आया कि हमारे जो आबादी है उसमें 25% are now living in the urban areas, and this is migration that is happening. अगर आप प्रोफेशन को लेके देखो या टू इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, लोग ज्यादा से ज्यादा गांव से शहर आ रहे हैं और आने के बाद जिस तरह की प्रोडक्टिविटी पर पड़ रही है. So to improve that, to improve the productivity and to create a good atmosphere for such people, there has been emphasis on the dormitory kind of living as well. इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि the central government will work with the state governments to create cities that will be growth hubs. और उसके साथ साथ ब्राउन फील्ड सिटीज भी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वी आर इन वडोदरा. नाउ वडोदरा एज वी गो, सपोज द माइग्रेशन इंप्रूव्स, हमें थोड़ा एम्यूनिटीज बढ़ाना है, थोड़ा और भी कुछ रोड्स लगाने हैं, पानी की सुविधा हो, ड्रेनेज की सुविधा हो, तो उन सभी को
अपग्रेड करने के लिए, वही हम ब्राउनफील्ड सिटीज कहते हैं. सो कीपिंग इन माइंड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, द ग्रोइंग आबादी, अगर हमें वहां की सुविधाएं को बढ़ाना है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट्स टू क्रिएट दीज ब्राउनफील्ड सिटीज. और साथ ही साथ में अगर आप टैक्स भी देखोगे, देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अब तक 50,000 थी उसको 75,000 बढ़ाया गया है. यानी कि नाउ इन द मिडिल क्लास दे हैव सैलरीड क्लास के हाथ में अब दे हैव 25,000 rupees over and above. Look at the tax slab regulations that rationalization that has happened. That is going to give another extra 10,000 benefit to a middle class person. Yani कि if we look at all of these put together on a year, the middle class man is now looking at a saving of almost 17,500 rupees, which is going to have in his hand. Now you may ask, what is the big deal? It is a deal because yahi will go back into the circulation. उनकी खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ सकती है. So it keeps the economy growing. It drives the economy higher, and therefore it is very important that we don't negate the benefit that it is giving the salaried class, but rather appreciate what it is giving the salaried class. So all of this is keeping the middle class, the salaried class, and the poor in mind. And coming to the last one is agriculture, which is very, very important for our country. Because even as we speak now, 58% of our population is dependent on agriculture. And agriculture के लिए भी नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ किए थे. यानी कि जो फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, MSMEs के बारे को ध्यान में लेते हुए ई-नाम लाना हो, यानी कि पूरे देश के जो मार्केट यार्ड्स है उनको डिजिटली कनेक्ट करने का काम हो, ये सब किया गया है. बट ओवर एंड अबव दैट आज एग्रीकल्चर के लिए 1,52,000 करोड़ का आवंटन हुआ है. हैज बीन एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. ये कहते हुए निर्मला सीतारामन जी इस विषय पे भी जोर दिए थे कि इट इज नॉट सिंपली वन एग्रीकल्चर रिसर्च पे, और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम काम करेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हम करेंगे, यानी कि उसको मजबूत करेंगे. अब तक तो पीस मील में है, अब उसको मजबूत करेंगे. और नाउ व्हाई डिड शी से 109 वेदर रेजिलिएंट क्रॉप्स, इसको भी हमें समझना है. टुडे क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी. अब भी हम देख रहे हैं कि वी आर हैविंग अनसीजनल रेन्स और हीट वेव्स, और उसका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ता है. एंड आज हम बात करते करते इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि हर साल एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन वी आर एडिंग टू आवर कंट्री. So our production should increase. We should be able to give food security for our people. We are already 144 crore people and we are adding one Australia every year. So keeping all this in mind and keeping the climate change in mind, ये decision लिया गया कि we will emphasize on 109 crop and horticulture varieties which are weather resilient and which are high in productivity, which is very important. So हमें इसको स्वागत करना है. और साथ ही साथ में निर्मला सीतारामन जी रिसर्च पर भी जोर दिए थे. अभी तक हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, and I cannot undermine the service that they have done. But today our research will have to be much higher than that. And we must ensure there is monitoring at every stage. यानी कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज वडोदरा में बरसात इस समय से लेके इस समय तक होता है, तो तब कौन सा क्रॉप वहां लगाना है. So there should be minutest kind of planning and minutest kind of research that should happen. That is the reason why there has been great emphasis on research, and साथ ही साथ ये भी बताया गया कि we will take private participation also.
because private will also have the knowledge and the ability to invest into research, which is very, very important for our country. And then the digital public infrastructure that has been spoken about. This digital private infrastructure is very, very important if we have to keep our farmers upgraded about the changes that are coming in agriculture. If they have to know where they can go to get loans for their crops. अगर उनको जानना है कि क्रेडिट कहाँ से लेना है, लोन कहाँ से लेना है, इनपुट की जो सब्सिडी है किन से बात करना है, कहाँ जाके लेना है, कौन सा क्रॉप हमें लगाना है, या एमएसपी कनेक्टेड सेल कहाँ करना है, ये सब जानने के लिए ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है this plays a very, very important role, and this will be in tandem with the state governments, because आप सबको पता है agriculture is a state subject. हम खाली guidelines दे सकते हैं, but the states will have to come on board. So wherever there are very proactive governments, I think we will be able to give good service to the farmers as well. So largely this is what the government has to, the union budget speaks about. And the others are the nuances that go into it. Now you may ask me, चलो भैया आपने तो यूनियन बजट के बारे में बात किया, but what is it for Gujarat? Villages है, उनके माध्यम से 5 करोड़ जनजातियों का आउटरीच अब गुजरात में हो सकता है. Secondly, the National Industrial Corridor Development Program. Your Chief Minister has said that we will have 12 industrial parks. Activity is going to improve. The economy of Gujarat is going to improve. वैसे ही MSME, Gujarat is very strong in MSMEs. So the kind of support that the MSMEs have got this time, the credit हो सकता है, marketing हो सकता है, connecting them to industries हो सकता है. आपके MSMEs are going to benefit a lot out of this. And like I said, MSMEs ज़्यादा employment MSMEs के अंतर्गत होता है, medium small enterprises जो है. So definitely Gujarat stands to benefit. And Pradhan Mantri's Surya Ghar Yojana. There is so much of vibration that I feel in Gujarat when I talk to all the people, how they are willing to lap it up. There are about 1 crore 28 registrations that have happened already in Gujarat. And I think about have come on board. Yani ke power does not mean power in power terms, but power in terms of electricity is going to bring in lot of industries, is going to bring in lot of investment to your Gujarat. When your power bills are low, people are going to come. Already your government is pretty proactive in this. And इसके अंतर्गत 300 यूनिट तक 1 करोड़ जो यहाँ लोगों को मुफ्त में they can also avail electricity. And not only that, what electricity they produce, other than what they use, they can also sell to the grid. So they're not only manufacturing electricity, but they're also earning out of electricity. Angel tax. I do accept the good intent. Tax के माध्यम से बहुत भार उन पर पड़ रही है. They are unable to really gear up. So the removal of angel tax today, I think, is a very welcome move. And of course, gems and jewelry. आपका तो सूरत है यहाँ पे. And diamonds have been given a special attention here. So the cutting and polishing industry in Surat is really going to benefit out of this. And not only that, but gold, silver and platinum जो कम हुआ है. जैसे मैं महिलाओं से बात कर रही थी तो उनका कहना है कि जब यूनियन बजट पेश किया जाता है तो वो किसी एक प्रदेश को नजर में रखते हुए इसको नहीं लाते हैं. पूरे देश को, for the benefit of the entire country. So I would request you. नहीं किया है, but is that true? It is true. पूरा बजट आंध्र प्रदेश पर रिफ्लेक्ट क्यों है? It is true. देखिए, I think you will have to understand. जैसे I said, you have to understand the nuances of the budget. Let me tell you the narrative of Andhra, because I am an Andhraite. I can explain it to you very well. 2014, our state was divided. Telangana and Andhra was created. Andhra
does not have industries at all. We are an agrarian based state with no revenues. We were a revenue deficit state of 23,000 crore when Andhra was created. And we did not, अगर आप देश में पूछोगे कि कौन से प्रदेश को राजधानी नहीं है, तो एक वॉइस में सभी बोलेंगे कि आंध्रा ही है. So is it wrong if the central government had said, I'm giving you 15,000 from bilateral institutions? Kindly look at the nuances. She never said, एक second भैया, let me complete it, तब आप पूछिए. Please. She said through bilateral institutions हम आपको 15,000 crore का tentatively almost like a loan. She never said the central government was going to give it directly to Andhra. पहले आपको ये समझना है. And we need a capital. So we have to, and the reorganization bill says, अगर आप reorganization bill पढ़ोगे तो इसमें यही लिखा गया है कि राजधानी का निर्माण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट देगी. फुल स्टॉप. सो देना ही है. दूसरी बात यह है कि पोलवरम, जैसे आपका सरदार सरोवर डैम है, हमारे लिए पोलवरम इज द लाइफ लाइन. विदाउट पोलवरम देयर इज नो वाटर फॉर आंध्रा. सो वी नीड द सपोर्ट. एंड बिल में उसको नेशनल प्रोजेक्ट आपने खुद बताए, तो सपोर्ट आपको ही देना है ना. जब आपकी प्रोजेक्ट है तो हर एक पैसा आप ही को देना है. तो इसमें क्या गलत है? गलत तो नहीं किए. दूसरी बात यह है कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का जो सपोर्ट देना है, 8 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं. वो पहले भी आइडेंटिफाई कर चुके थे. जब यूपीए गवर्नमेंट में बिल पार्लियामेंट में लेके आए थे तो ये 8 को आइडेंटिफाई किया गया था. So there is nothing extra, but they're only fulfilling the unfulfilled promise. Okay? And आखिरी बात यह है जो इंडस्ट्रियल नोड्स के बारे में बात किया गया. Industrial corridors were already announced. Visakhapatnam to Chennai was announced. Visakhapatnam to Bombay was already announced. We are only getting nodes now. So I don't think there's anything that they're doing out of the way for Andhra, but they're only fulfilling the unfulfilled promises. And I'm sure BJP or Chandrababu Naidu. Sorry. Who is happy? Chandrababu or BJP is happy. Chandrababu Naidu is happy. The Telugu people are happy. Do you want to see the celebrations that Andhra has done? Because 5 years, let me tell you now, 5 years Andhra has suffered. We had an outstanding loan debt burden on the state about 3 lakh crore until 2019. यानी कि चंद्रबाबू नायडू के जो समय काल था जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उनका when he lost his power, there was a debt burden of 3 lakh crores on the state of Andhra Pradesh. Do you know what the debt burden on the state is today in 2024? And talking of 5 years down the line, 14 lakh crore. 14 lakh crore. With the 14 lakh crore, Mr. Jagan Mohan Reddy, who was the former chief minister, he did not build the capital. He did not build a polavaram. He did not build an asset. In fact, he mortgaged government assets. This is for your kind information. The reason why I am elaborating so much is that kindly don't think that Andhra को कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया गया है. We need it. We are in such dire situation. Today, the chief minister, to bring in his budget in the assembly, he asked for 2 months' time. He said, "Give me 2 months because I have to know कहाँ पे पैसे बचे हुए हैं." That is the bad situation that my state is in. So kindly don't think that there's extra that is being done. But do look at it that they are supporting a state which needs support. Please. That is why I said there is budget politics that is being done. But they're not appreciating what is in the budget. आंध्र प्रदेश की स्थिति अब से तो ऐसी नहीं है. 2014 से बीजेपी की सरकार है. टाइमिंग को लेके सवाल है. अब इतनी मेहरबानी अभी इस बजट में क्यों? नहीं, किसने रोका जगन मोहन रेड्डी को जाके प्रधानमंत्री जी से पूछने को?
नहीं मांगा था उन्होंने। नहीं, अभी तक कुछ नहीं मांगा ना, केवल उनको अपने आप को बचाने के लिए ही गया मोदी जी के पास, क्योंकि वो खुद 34 केसेस में फंसा हुआ है, सीबीआई हो या ईडी हो, तो खुद अपने को बचाने के लिए गया था। वो कभी भी आंध्रा के लिए कुछ पूछने के लिए तो नहीं गया ना। लेकिन मैडम बट टुडे चंद्रबाबू ऑलरेडी वेंट ट्वाइस, ही सैट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मैडम कुछ खास मिला नहीं, आप बता रहे हैं सबको जितना मिला उतना ही आंध्र को मिला, तो आप आंध्र प्रदेश से आते हैं, और क्या आशाएं थी, क्या और हो सकता था उसके लिए कि अब ठीक हो गया जितना दिया है, कि और भी हो सकता नहीं, है? देखिए, नो स्टेट कैन सी अब जो मुझे मिल गया है सब ठीक हो गया है, वी आर हैप्पी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। गुजरात इज इकोनॉमिकली सो डूइंग सो वेल, क्या गुजरात बोल सकती है कि हमारे लिए ये काफी है और कुछ नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है ना। एज द टाइम्स चेंज हमारी भी व्हाट वी वांट, आर नेसेसिटीज भी बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, गरीबों को कुछ देना है, मध्यम वर्ग को उनकी आशाएं को भी हमें भरपूर करना है। तो इन सभी को लेके ऐसा नहीं कर सकते कि वी आर हैप्पी विद व्हाट वी गॉट। एज टाइम गोज इट विल हैपन। बजट पे आते हैं, अभी जो आपने बजट के बारे में जो मुझे कहा गया है उसमें एक महत्व, एक महिला ने 2010 में मिलकर खरीदी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, आज की तारीख में वो बेचती है, तो उनको इंडेक्सन से इनकम का बेनिफिट कितना मिलेगा? इंडेक्सेशन है ना आप बात कर रहे हो, कितना दैट टाइम। मिलेगा? क्योंकि बजट में मैंने सुना है तब तक वो निकाल दिया है, 54 EC अंडर सेक्शन वो निकाल दिया है, तो वो तो लॉस में है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वो 1.5 करोड़ में बेचती है, तो 50 लाख का जो मुनाफा हुआ उसके ऊपर तो महिला को टैक्स देना पड़ेगा। नहीं भैया, यही उठाया गया फ्लोर ऑफ द हाउस में, निर्मला सीतारामन जी हैज टेकन नोटिस। मैडम लेकिन आप बोल रहे हो कि मिडिल क्लास को इतना फायदा हुआ। मैडम 17,500 बचा, 17,500 की वैल्यू क्या है इस जमाने में, ये बता दीजिए आपने। मैडम ग्राउंड लेवल पे मैं आपको बता दूं कि इस बजट को लेके बहुत लोगों में अग्रेशन है। जैसे फॉरगेटिंग नहीं, you're forgetting कि टैक्स रैशनलाइजेशन में 3 to 5 lakhs you don't have to pay anything. नहीं, लेकिन अब तो लोगों की रैशनलाइजेशन हुआ है, एंड डेफिनेटली द मिडिल क्लास इज गोइंग टू बेनिफिट। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आज कर दिया और इमीडिएटली आपको बेनिफिट दिखाई देगा, इट विल टेक सम टाइम, सो यू विल डेफिनेटली सी। और दूसरी बात जो आपने बोले थे, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, there is a lot of speculation happening in stocks. Lots of speculation happening in stocks. आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि this is a bubble. The bubble is going to burst someday. जिसकी वजह से to keep the people and the population safe, ताकि वो फिर से जो हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ वो ना हो। मतलब आप लोगों को शेयर बाजार से दूर रखना चाहते हैं? नहीं, दूर कौन रख रहा है? वी आर सेइंग डोंट स्पेक्यूलेट एंड देन कम बैक सेइंग दैट वी हैव लॉस्ट। शॉर्ट टर्म में तो आपको पता है कि आज की प्रजा ये सोच रही है, पर गवर्नमेंट ऐसा सोच सकती है क्या लेकिन जनता कि आज शॉर्ट टर्म में मैं कर दूं, हो गया बस खत्म, ऐसा सोच सकती है क्या? जनता वी वो गवर्नमेंट करेगी ना, दोनों किए हैं ना, क्या दोनों किए हैं। व्हाट दे हैव गिवन दी पुअर मिडिल क्लास महिलाएं, युवा, फार्मर्स इज इमीडिएटली टू एड्रेस दी जो अभी मैंने जब मैं बता रही थी, आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सेकंड, सीनियर सिटीजन्स के लिए आई थिंक आई मिस्ड आउट वन पॉइंट। आयुष्मान भारत के अंतर्गत